नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फिटर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित रिवेट एवं उसके प्रकार पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज के प्रशिक्षण में मैं आपको रिविट क्या होते हैं, रिविट का उद्देश्य क्या है, रिविट के पदार्थ क्या हैं, कौन कौन से रिविट के पदार्थ होते हैं, रिविटिंग के प्रकार, रिविट्स के ऐसे कौन कौन से प्रकार हैं जो कि विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, रिविटिंग के तरीके, कौन कौन से तरीके हैं जो रिविटिंग के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, रिविटिंग के औजार, कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो रिविटिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, रिविटिंग के लाभ और हानियां, कौन कौन से रिविटिंग से लाभ हो सकते हैं, रिविट से और कौन कौन सी हानियां हो सकती हैं। अंत में इस पूरे प्रशिक्षण का सारांश एवं ये मटेरियल कहाँ से लिया गया है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो आइए, पहला है रिविट। रिविट क्या होते हैं? रिविट एक धातु की बेलनाकार छड़ होती है। उस छड़ से एक छोटा सा पीस जो बनाया जाता है उसी को रिविट कहते हैं। रिविट के में तीन भाग होते हैं रिविट के। पहला जिसको बोलते हैं हेड, जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हेड बोला जाता है। नीचे वाले भाग को टेल बोला जाता है तथा बीच वाले भाग को सैंक या बॉडी कहा जाता है। सैंक या बॉडी का आकार जैसा आप देख रहे हैं बिल्कुल क्या है, एक ऊपर से नीचे तक एक समान है, पैरेलल है। नीचे टेल शंक्वाकार है, ये कोनिकल शेप में बनाई गई है। कोनिकल शेप में इसलिए बनाई गई है ताकि इसको आसानी से पीट करके इसका हेड बनाया जा सके, और एक साइड में हेड है ही। उसके बाद जो आप जानते हैं कि जो रिविट है, रिविट धातुओं को बांधने की एक सबसे पुरानी विधि है। सबसे पुरानी विधियों में से एक विधि रिविट है। वैसे जो धातुओं को बांधा जाता है या जो बंधन की विधियां हैं वो कई सारी विधियां हैं। धातुओं के बंधन की तीन विधियां हैं। एक विधि को हम स्थायी विधि बोलते हैं, दूसरी विधि को अस्थायी विधि बोलते हैं, और तीसरी विधि अर्धस्थायी विधि कहलाती है। स्थायी विधि वो विधि होती है जिसमें कि धातुओं को हम क्या करते हैं कि स्थायी रूप से यानी परमानेंटली हम उनको ज्वाइन करते हैं। जैसे कि वेल्डिंग का ज्वाइंट जो होता है वो स्थायी ज्वाइंट कहलाता है। ब्रेजिंग का जो ज्वाइंट होता है वो स्थायी ज्वाइंट कहलाता है। अस्थायी ज्वाइंट ऐसा ज्वाइंट होता है जिसमें से कि धातुओं को जोड़ने के बाद उनको आसानी से खोला जा सके, उनको अलग किया जा सके। यानी कि मशीन के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको कभी कभी ना कभी बदलने की आवश्यकता होती है। चलते चलते वो पार्ट्स खराब हो जाते हैं तो उनको बदलने की आवश्यकता होती है। ऐसे पार्ट्स को हम अस्थायी विधियों द्वारा बांधते हैं, जैसे कि नट बोल्ट के द्वारा या स्क्रू के द्वारा जो पार्ट्स को बांधा जाता है, जिन पार्ट्स को, उनको बोलते हैं अस्थायी बंधन। उसके बाद आता है अर्धस्थायी। अर्धस्थायी बंधन ऐसे बंधन होते हैं जो ना ही स्थायी होते हैं और ना ही अस्थायी होते हैं। रिविट उनमें से एक ही प्रकार का है। वैसे ज्यादातर जो रिविट का प्रयोग किया जाता है वो स्थायी बंधन के लिए ही प्रयोग किया जाता है, जिससे कि हमें एक मजबूत जोड़ मिल सके। इसीलिए जो रिविट है वो एक कह सकते हैं कि वो एक इस प्रकार का स्थायी बंधन है। यहाँ पर आप रिविट देख सकते हैं, भिन्न भिन्न सैंक के लिए, सैंक डायमीटर के लिए और भिन्न भिन्न हेड के लिए रिविट भिन्न प्रकार के होते हैं। रिविटिंग का उद्देश्य, रिविटिंग का क्या उद्देश्य है? रिविटिंग का जो मेन उद्देश्य है वो धातु के कारखंडों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाते हैं। जब भी हमें धातु के पीसेस को जोड़ना होता है या फिर रिविटिंग के द्वारा जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, रिविट का प्रयोग करते हैं, और रिविट एक प्रकार का स्थायी जोड़ बनाता है। रिविटिंग करते कैसे हैं? रिविटिंग करने के लिए सबसे पहले धातु के कारखंडों में हमें होल बनाना होता है। उचित दूरी पर, कितनी दूरी पर हमको रिविटिंग करनी है और किस प्रकार का हमें जोड़ बनाना है, उसके अनुसार उसमें धातु के जो सीटें होती है उन पर होल किया जाता है। होल करने के बाद उसमें रिविट डाल करके धातु की सीटों को सेट करके और उनमें जो रिविट होता है दूसरी साइड हेड बना, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। एक साइड हेड ये नीचे की साइड बना हुआ है, इसको सहारा दिया हुआ है। एक टूल है जिसको हम डॉली बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। दूसरा टूल है ये रिविट स्नैप। स्नैप के द्वारा दूसरी साइड का भी हेड बना दिया जाता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि जो दूसरी साइड होता है रिविट का, नीचे का साइड भाग, उसको टेल कहते हैं। टेल शंक्वाकार होता है, तो उसको पीट करके हेड बनाना आसानी से बना दिया जाता है। इसके लिए हम यहाँ पर हैमरिंग कर देते हैं। उसके बाद रिविटिंग के पदार्थ, कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो रिविटिंग के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं? रिविटिंग करने के लिए तो कई सारे मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो फेरस मटेरियल हो चाहे वो नॉन फेरस मटेरियल। फेरस मटेरियल में ज्यादातर हम लो कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। लो कार्बन स्टील का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो रिविट होते हैं, रिविट ज्यादातर सॉफ्ट मटेरियल यानी कि कह सकते हैं कि नर्म धातुओं से बनाए जाते हैं रिविट। तो नर्म धातुओं में जो स्टील का क्लासिफिकेशन किया गया है, स्टील का दो प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है यहाँ पर। स्टील का क्लासिफिकेशन एक कार्बन के आधार पर किया गया है, दूसरा
एलॉइंग एलिमेंट्स के आधार पर किया जाता है, यानी कि मिश्रित तत्व के आधार पर किया जाए। जो कार्बन के आधार पर स्टील का क्लासिफिकेशन किया गया है, उस प्रकार के स्टील को कार्बन स्टील कहा जाता है। कार्बन के आधार पर स्टील का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसमें कई प्रकार के स्टील आते हैं, जैसे कि लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील में डेड माइल्ड स्टील और माइल्ड स्टील। उसके बाद आता है मीडियम कार्बन स्टील, फिर आता है हाई कार्बन स्टील। तो जो कार्बन स्टील है, कार्बन स्टील में सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही मिक्स किया जाता है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज 0.15 से लेकर के 1.5% तक होती है। यानी कि 0.15 लो कार्बन जैसे डेड माइल्ड स्टील होता है, 0.15 से 0.25 माइल्ड स्टील में होता है, फिर उसके बाद 0.25 से लेकर 0.75 तक मीडियम कार्बन स्टील में होता है, 0.25 से 1.75 से लेकर के 1.5 तक हाई कार्बन स्टील में कार्बन पाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कार्बन स्टील है, कार्बन स्टील में ज्यादातर हम लो कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए स्टील के यहाँ पर दो ग्रेड है, एक कार्बन स्टील, दूसरा एक है कार्बन मैग्नीज स्टील। कार्बन मैग्नीज स्टील एक कार्बन एलॉय स्टील का ही क्या है प्रकार है, जिसमें से सिर्फ क्या किया गया है, स्टील में मैग्नीज मिलाया गया। मैग्नीज के साथ कार्बन तो है ही, मैग्नीज मिला करके जब हम रिविट बनाते हैं तो उसको कार्बन मैग्नीज स्टील कहा जाता है। रिविट का पदार्थ डक्टाइल और टफ होना चाहिए। क्यों डक्टाइल और टफ होना चाहिए? रिविट का पदार्थ टफ इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब हम रिविटिंग करते हैं तो रिविट किसी भी प्रकार के लोड को सहन कर सके। लोड में जैसे कि वाइब्रेशंस यानी कि कंपन हो रहा हो, या झटके लग रहे हों, या फिर जैसे कि जब हम पीटना हो, जैसे रिविट का हेड बनाना होता है, तो वो उस लोड को आसानी से सह सके। तो कंपन और झटके सहन करने के लिए रिविट का पदार्थ टफ होना चाहिए, तथा रिविट को पीटने पर रिविट बिखरे ना, इसीलिए उसका जो पदार्थ है वो डक्टाइल होना चाहिए। रिविट ज्यादातर स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर तथा जो ब्रास होता है उसके सामर्थ्य के बनाए जाते हैं। क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि जो रिविट होते हैं, रिविट ज्यादातर मृदु मटेरियल के बनाए जाते हैं, सॉफ्ट मटेरियल के बनाए जाते हैं। उसमें चाहे मृदु इस्पात हो या फिर दूसरे नॉन फेरस। नॉन फेरस तो वैसे ही सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, यानी कि नरम धातुएं होती है। रिविट का प्रयोग हवाई जहाज बनाने के लिए भी करते हैं। हवाई जहाज बनाने के लिए निकेल, टिटेनियम तथा एल्यूमिनियम पर जो आधारित एलॉय होती है उनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कई प्रकार के रिविटों का एग्जाम्पल दिया गया है, वो कई प्रकार के मटेरियल से बने हुए हैं। उसके बाद रिविट्स के प्रकार। रिविट्स के कितने प्रकार होते हैं? तो ज्यादातर जो रिविट्स का क्लासिफाई किया गया है वो उनके यूज के आधार पर, यानी कि उनका कहाँ प्रयोग हो रहा है उसके आधार पर। जैसे कि स्ट्रक्चरल रिविट यानी कि ढांचागत रिविट कहलाते हैं, बॉयलर रिविट और छोटे रिविट। जो ढांचागत रिविट होते हैं उनका ज्यादातर प्रयोग ढांचा बनाने में किया जाता है, चाहे वो जैसे कि वर्कशॉप के सेट पड़ी हो, सेट के लिए जो हम फ्रेम बनाते हैं उस फ्रेम को बनाने में हो, या फिर ब्रिज बनाने में हो, या फिर जैसे कि मोबाइल के टावर्स हैं या फिर बिजली के टावर हैं। उस तरीके का किसी भी प्रकार का जब हम स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए एक हाई स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा सामर्थ्य की जरूरत होती है। तो बहुत ज्यादा जो सामर्थ्य है वो रिविट से ही मिलती है, क्योंकि जो दूसरे प्रकार के ज्वाइंट होते हैं उनसे सामर्थ्य तो मिल जाती है, लेकिन कई प्रकार के जो लोड लगते हैं, जैसे वाइब्रेशन है, इंपैक्ट है, या जैसे कि तापमान का प्रभाव है, उस तरीके के जो लोड लगते हैं तो हर प्रकार के जोड़ उसको सहन करने के लिए सक्षम नहीं होते। तो रिविट किसी भी प्रकार का जोड़ सहन करने के लिए बना होता है, या कह सकते हैं कि सहन कर सकता है। उसके बाद जो बॉयलर रिविट, ऐसे रिविट जो बॉयलर बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन रिविट्स को हम बॉयलर रिविट कहते हैं। इनका जो डायमीटर होता है 2 mm से लेकर के 50 mm तक डायमीटर रखा जाता है। छोटे रिविट, ऐसे रिविट छोटे रिविट कहलाते हैं जिनका प्रयोग बहुत ही सूक्ष्म कार्यों के लिए किया जाता है। सूक्ष्म कार्यों के लिए जैसे कि घरों के चीजें हैं, मान लो कि कोई बर्तन बनाना है, या फिर बक्सा बनाना है, या फिर अलमीरा बनाना है, इस तरीके जो छोटे छोटे काम होते हैं उन कामों के लिए जो रिविट प्रयोग में लाए जाते हैं उनको छोटे रिविट कहा जाता है। इनका डायमीटर 2 mm से लेकर के 10 mm तक रखा जाता है। रिविट का प्रकार उसके हेड के आधार पर भी किया जाता है, यानी कि रिविट का जो वर्गीकरण है उनका जो शीर्ष है रिविट का, उसके आधार पर भी किया जाता है। शीर्ष के आधार पर रिविट का वर्गीकरण करने के लिए हम कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि स्नैप हेड रिविट, पैन हेड रिविट, काउंटर संक हेड रिविट, कोनिकल हेड रिविट, मशरूम हेड रिविट, फ्लैट हेड रिविट और गोलाकार हेड रिविट। ये सारे के सारे हेड के आधार पर ही इनका क्लासिफिकेशन किया। पहला है स्नैप हेड रिविट। स्नैप हेड रिविट को हम बटन हेड रिविट भी कहते हैं। क्यों बटन हेड रिविट कहते हैं? इसका जो हेड का आकार होता है वो अर्धवृत्ताकार होता है, और इसका जो शेप होता है वो बटन की तरीके से दिखता है, इसलिए इसको बटन हेड रिविट कहते हैं। इसका जो प्रयोग है ज्यादातर सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है, बनावट संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है, और हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। स्नैप हेड रिविट, स्नैप हेड रिविट में जो उसके हेड की चौड़ाई होती है वो उसके जो सैंक होता है, सैंक के डायमीटर की 1.6 गुनी होती है,
जबकि जो ऊंचाई होती है हेड की वो शंख के डायमीटर की 0.7 गुनी होती है। दूसरा है पाइन हेड रिविट। पाइन हेड रिविट को हम कोन हेड रिविट भी बोलते हैं। कोन हेड रिविट का जो प्रयोग किया जाता है वो भारी कार्यों के लिए किया जाता है, और भारी कार्यों के लिए और बनावट संबंधी कार्यों के लिए भी किया जाता है। वास्तव में अगर हम कहें तो जो पाइन हेड रिविट है, पाइन हेड रिविट सबसे ज्यादा मजबूती प्रदान करता है और बहुत ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा है काउंटर शंख हेड रिविट। काउंटर शंख हेड रिविट का जो हेड होता है वो एक काउंटर शंख की तरह होता है। काउंटर शंख की तरह कैसे होता है कि ये क्या होता है कि ऊपर से चौड़ा होता है और नीचे की तरफ सकरा होता चला जाता है। ऐसा रिविट इसलिए क्योंकि इसका जो हेड होता है वो पूरी की पूरी तरह जब धातुओं में लगाते हैं, कारखंडों में लगाते हैं, तो धातु के जो सरफेस है सरफेस के बराबर में आ जाए, तो ये आसानी से सरफेस के बराबर में बैठ जाता है, सरफेस के ऊपर ज्यादा इसका हेड नहीं निकलता है। तो ऐसे पार्ट्स जहां पर हमें प्रयोग करना हो, जो पार्ट्स आपस में घिस करके रगड़ करके चलते हो और हेड ऊपर ज्यादा ना दिखाई देना हो, वहां पर काउंटर शंख हेड रिविट का प्रयोग किया जाता है। काउंटर शंख में कई प्रकार के रिविट होते हैं, उनको एंगल के आधार पर डिवाइड किया गया, जैसे कि काउंटर शंख हेड 120 डिग्री एंगल होता है। काउंटर शंख हेड का जो हेड होता है वो फ्लैट होता है, उसका एंगल 90 डिग्री होता है। एक काउंटर शंख हेड रिविट है, उसका भी हेड फ्लैट होता है और एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो ये एंगल के आधार पर इसलिए किया गया है क्योंकि इनका उपयोग अलग अलग तरीके से होता है, इसीलिए काउंटर शंख हेड रिविट एंगल के आधार पर भी डिवाइड किए गए हैं। फिर है उसके बाद कोनिकल हेड रिविट। कोनिकल हेड रिविट में जो इसका हेड होता है वो शंक्वाकार होता है, और ये भी रिविट वहां पर प्रयोग में लाया जाता है जहां पर हेड को ज्यादा ऊपर प्लेट की सरफेस से ज्यादा ऊपर ना निकालना हो। मशरूम हेड रिविट। मशरूम हेड रिविट क्या होता है, इसका जैसे कि मशरूम का छत्ता होता है उसी तरीके से इसका हेड होता है, और मशरूम हेड रिविट का प्रयोग बहुत हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। फ्लैट हेड रिविट। फ्लैट हेड रिविट जिसका हेड क्या होता है, फ्लैट होता है, और ऐसे स्नैप हेड और पैन हेड रिविट जहां पर प्रयोग में नहीं लाए जा सकते हैं, वहां पर हम फ्लैट हेड रिविट का प्रयोग करते हैं। फ्लैट हेड रिविट में जो हेड होता है, हेड की जो टोटल लंबाई होती है शंख के डायमीटर की 2 गुनी होती है, और इसकी जो हेड की चौड़ाई होती है वो बहुत कम होती है, शंख के डायमीटर की 1/4 होती है। और फ्लैट हेड रिविट का प्रयोग ज्यादातर जो घरेलू सामान बनाने में होता है या सामान्य कार्यों में होता है, हर जगह फ्लैट हेड रिविट का प्रयोग हम करते हैं और किया जाता है। गोलाकार हेड रिविट। गोलाकार हेड रिविट एक ऐसा हेड रिविट होता है जहां पर ऐसी जोड़ बनाने के लिए किया जाता है जहां पर जिस जोड़ की सामर्थ्य अत्यधिक होती है, जैसे कि पुल का स्ट्रक्चर बनाना हो हमें, या फिर मोबाइल के टावर का स्ट्रक्चर, लंबा स्ट्रक्चर जब खड़ा करना होता है तो वहां पर क्योंकि लंबा स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो आंधी तूफान किसी भी तरीके की जो परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों को वो क्या कर सके, आसानी से सहन कर सके, इसीलिए वहां पर जो जोड़ की स्ट्रेंथ है वो अत्यधिक होनी चाहिए। तो इस प्रकार कि जहां पर जोड़ की स्ट्रेंथ अत्यधिक चाहिए होती है वहां पर गोलाकार हेड रिविट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद रिविटिंग के तरीके। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनकी जिनकी सहायता से हम रिविटिंग करते हैं। तो जब हमें रिविटिंग करना होता है तो रिविटिंग करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, धातु की 2 प्लेटें लिया, प्लेटें लेने के बाद उसमें मार्किंग करने के बाद कि कहाँ पर रिविटिंग करनी है, उसमें क्या किया जाता है, होल किया जाता है। होल करने के 2 मेथड हैं, या तो आप पंच से करिए यानी कि हैंड से, हाथ से हैमर और पंच का प्रयोग करके, या फिर मशीन का प्रयोग करके। मशीन कौन सी, ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करके भी आप छिद्र बना सकते हैं। अब इसमें क्या है, फिर क्लासिफिकेशन किया गया है कि हाथ के द्वारा किस तरीके की प्लेटों की हम पंचिंग करेंगे, या मशीन के द्वारा किस तरीके की। मशीन के द्वारा तो किसी भी मोटाई की प्लेट की पंचिंग या होल किया जा सकता है मशीन के द्वारा, लेकिन जो हाथ के द्वारा है उसकी एक लिमिटेशन है, उसकी सीमाएं हैं। तो अगर जो धातु की प्लेटें हैं उनका साइज 10 mm से अत्यधिक नहीं है तो आप हाथ द्वारा पंचिंग करके आसानी से क्या कर सकते हैं, छिद्र बना सकते हैं। लेकिन अगर धातु की प्लेट की मोटाई 10 mm से अत्यधिक होती है तो हाथ द्वारा पंचिंग करना मुश्किल हो जाता है, तो उतना फोर्स लगाना काफी कठिन हो जाता है। इसलिए इसमें जो पंचिंग करते हैं या छिद्र बनाते हैं उसके लिए हम छिद्रण प्रक्रिया यानी कि ड्रिलिंग प्रोसेस का सहारा लेते हैं। उसके बाद रिविटिंग ठंडी या गर्म तरीके से भी की जाती है। ठंडी अवस्था में रिविट और गर्म अवस्था में। ठंडी अवस्था में रिविट वहां पर की जाती है जहां पर रिविट स्ट्रेंथ, जो जोड़ की स्ट्रेंथ हो ज्यादा नहीं जरूरत होती है, और रिविट के जो शंख का डायमीटर है अत्यधिक नहीं होता। यानी कि रिविट का शंख का डायमीटर अगर 10 mm तक है तो हम कोल्ड रिविटिंग यानी कि ठंडी रिविटिंग करेंगे। अगर रिविट का शंख का डायमीटर 10 mm से अत्यधिक होता है तो फिर हम क्या करेंगे, हॉट रिविटिंग करेंगे। हॉट रिविटिंग से एक मजबूत जोड़ मिलता है और स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है।
हार्ड रिवेटिंग के लिए जब हम रिवेट को हॉट करते हैं तो रेड हॉट तक हीट करते हैं, ज्यादा नहीं हीट करते, ज्यादा हीट करने से रिवेट क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाएगा। इसीलिए उसको और क्योंकि जब अलग अलग धातु के रिवेट बनाए जाते हैं तो अलग अलग धातु का जो रेड हॉट टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। इसलिए रिवेटिंग के लिए एक रेंज होती है कि 600 से लेकर के 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिवेट को हीट किया जाता है। क्योंकि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग टेम्परेचर 650 700 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर एल्यूमिनियम का रिवेट बना है, एल्यूमिनियम के रिवेट को 700 या 800 डिग्री सेंटीग्रेड हीट कर दे तो मेल्ट हो जाएगा। इसीलिए इसकी रेंज 600 से डिसाइड की गई है, निर्धारित की गई है कि 600 से लेकर के 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी रेंज होती है कि रेड हॉट इतने में रेड हॉट हो जाएगा। रेड हॉट होने के बाद जहां पर धातु के कारखंड होल बने, होल में उन रेड हॉट रिवेट को रखा जाता है टोंग से पकड़ करके, और फिर उसका हेड बनाना काफी आसान होता है, इसमें ज्यादा फोर्स की आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मेथड दिया गया है, क्योंकि रिवेटिंग हाथ या मशीन के द्वारा भी की जाती है। यहाँ पर हाथ रिवेटिंग का एक मेथड दिया गया है। जैसे यहाँ पर ये धातु की प्लेटें हैं, उस पर रिवेट को क्या किया गया, हीट किया गया। ये रेड कलर दिख रहा है यानी कि रेड हॉट रिवेट है। तो यहाँ पर क्या किया गया, रिवेटर या रिवेट स्नैप लगाया गया है। रिवेट स्नैप लगा करके, और ये जो ब्लैक कलर दिख रहा है ये फोर्स अप्लाई किया, फोर्स लगा करके आराम से इसमें एक साइड तो हेड बना ही है, दूसरी साइड भी हेड बना दिया जाता है। ये भी पूरा प्रोसेस दिख रहा है। यहाँ पर एक रिवेट है, उसके बाद धातु की चदरों में क्या किया, होल किया, होल करने के बाद रिवेट को डाला, फिर ऊपर से क्या किया, हम रिवेट स्नैप या रिवेट सेट लगा करके हैमरिंग करके और रिवेट का हेड, ये फाइनल आपको यहाँ पर ये हेड मिल जाता है। उसके बाद रिवेटिंग के औजार, ऐसे कौन कौन से टूल हैं जो कि रिवेटिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर जो रिवेटिंग के टूल पढ़ना है वो सभी टूल हैंड रिवेटिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मशीन रिवेटिंग सिलेबस में नहीं है और यहाँ पर सिर्फ हैंड रिवेटिंग है, तो हैंड रिवेटिंग के टूल ही हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो हैंड रिवेटिंग के लिए सबसे पहले बॉल पिन हैमर, रिवेट सेट, रिवेट स्नैप, डॉली, ड्रेफ्ट, कॉकिंग टूल, फुलरिंग टूल और हैंड रिवेटर। तो सबसे पहले बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर होता क्या है? बॉल पिन हैमर एक ऐसा हैमर होता है जिसके एक साइड फेस बना होता है, दूसरी साइड एक पिन बनी होती है। पिन जो होती है बॉल के शेप की होती है, जिससे रिविट का हेड बनाना काफी आसान होता है। इसलिए रिविटिंग करने के लिए या रिविट का हेड बनाने के लिए बॉल पिन हैमर का ही प्रयोग किया जाता है। और भी कई प्रकार के हैमर हैं, चाहे वो क्रॉस पिन हैमर हो या स्ट्रेट पिन हैमर हो या क्ला हैमर हो, कई प्रकार के हैमर हैं, लेकिन यहाँ पर जो रिविटिंग के लिए जो हैमर प्रयोग किया जाता है वो बॉल पिन हैमर ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा है रिविट सेट। रिविट सेट का जो प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, जब रिविट करने धातु की जो प्लेटें होती हैं, प्लेटों पर होल करने के बाद प्लेटों पर जब रिविट रखा जाता है, रिविट रखने के बाद जब हम प्लेटों को दबाते हैं ताकि प्लेटों के बीच किसी प्रकार का कोई गैप ना रहे, उस गैप को कम करने के लिए या गैप को मिटाने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसको रिविट सेट बोला जाता है। रिविट सेट होता क्या है? रिविट सेट एक धातु का, या जो बेलनाकार कह सकते हैं कि एक धातु का टुकड़ा होता है, पीस होता है गोलाकार, उसके फेस पर एक छेद बना होता है। छेद रिविट के संग के डायमीटर के अनुसार होता है। भिन्न भिन्न संग के डायमीटर के लिए जो रिविट सेट के फेस का होल होगा वो भिन्न भिन्न होता है। इसलिए रिविट जो सेट होते हैं भिन्न भिन्न आकारों में उपलब्ध होते हैं। तो उसी जो संग का डायमीटर, संग के डायमीटर के आकार का इसमें होल होगा, तो इसलिए होल किया जाता है ताकि रिविट जब सेट को इसमें रखे, रिविट के संग पर रखे, तो संग पर रखने के बाद वो आसानी से प्लेट की सरफेस तक पहुंच सके, और इतनी गहराई तक होल किया जाता है। इसीलिए प्लेट के सरफेस तक पहुंचने के बाद जो प्लेटें होती हैं, प्लेटों को आसानी से दबा देता है, जिससे जो दो प्लेट जोड़ने वाली प्लेटें होती हैं उन प्लेटों के बीच में गैप कम हो जाता है। नेक्स्ट है रिविट स्नैप। रिविट स्नैप का जो प्रयोग किया जाता है, जब हम प्लेट की सीटों को दबा देते हैं, दबाने के बाद जब हेड बनाना होता है, तो हेड बनाने के लिए हम रिविट स्नैप का प्रयोग किया जाता है। ये रिविट सेट की तरह, देखने में रिविट सेट की तरह ही होता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो रिविट सेट होता है, रिविट सेट में जो होल होता है फेस पे, वो काफी गहराई तक होता है, जबकि रिविट स्नैप पे इतनी गहराई तक नहीं होता। और इस पे जो होल होता है रिविट सेट में, वो क्या होता है, बेलनाकार होल अंदर की तरफ चला जाता है, जबकि इसमें जो होल होता है वो एक यू आकार का होल होता है, जिससे कि वो हेड आसानी से बना सके। और भिन्न भिन्न हेड के लिए रिविट स्नैप का जो होल होगा, ऊपर जो फेस पर उसके खांचा बना होगा, स्लॉट बना होगा, भिन्न भिन्न हेड रिविट के हेड के लिए वो भिन्न होता है। उसके बाद है डॉली। डॉली एक ऐसा टूल है जो रिविटिंग करने के लिए रिविट के का जो हेड होता है उसको सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं, रिविट को हमने लगा दिया, रिविट का लगा दिया, और उसके बाद दूसरी साइड हमें हेड बनाना, दूसरी साइड हेड बनाने के लिए हमें हैमरिंग करनी होती है। जब हम हैमरिंग करेंगे तो ये जो हेड आपका नीचे दिख रहा है, तो नीचे वाला हेड अगर किसी चीज से सहारा नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, हेड खराब हो जाएगा। इसीलिए
उस हेड को खराब होने से बचाने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसको डॉली बोलते हैं। नेक्स्ट है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है? जब धातु की प्लेटों को पंचिंग करने के बाद रिवेटिंग के लिए एक साथ मिलाया जाता है। जब मिलाते हैं तो क्या होल वो एक सीध में है? अगर होल एक सीध में है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो रिवेट है वो आसानी से चला जाएगा। अगर एक सीध में नहीं है तो क्या होगा? उसमें कई सारी प्रॉब्लम होगी, रिवेट आसानी से नहीं जाएगा। आप क्या करेंगे? उसको हैमरिंग करेंगे, कहीं इधर हिलाएंगे उधर हिलाएंगे धातु की प्लेटों को, तब भी वो जो हेड है वो आसानी से नहीं जाएगा। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या जो धातु की प्लेटें हैं उनमें जो होल किया है और जब प्लेटों को मिलाया है तो क्या वो होल एक सीध में है। होल को एक सीध में या अलाइन करने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसको ड्रिफ्ट बोला जाता है। नेक्स्ट टूल है कॉकिंग टूल। कॉकिंग टूल एक ऐसा टूल होता है जिसकी सहायता से रिवेटिंग करने के बाद रिवेट के प्लेट के किनारों को तथा रिवेट के हेड को जब दबाना होता है, प्रेस करना होता है, तो उसके लिए हम कॉकिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। कॉकिंग टूल एक तरीके का समझ लीजिए कि जो लेथ में टूल प्रयोग किए जाते हैं काटने के लिए, उसी तरीके का टूल होता है, लेकिन उसकी एज इतनी शार्प नहीं होती कॉकिंग टूल की। इसकी जो एज होती है वो ब्लंट होती है, टूल की एज मुड़ी हुई होती है, चपटी होती है, यानी कि 5 mm तक चपटी होती है, जिससे कि उसको आसानी से दबाया जा सके जो प्लेट के किनारों में। इससे कई बार खतरा भी होता है, जब ज्यादा दबा देते हैं तो प्लेट के किनारे क्या हो जाती है, मुड़ भी सकती है। उसके बाद है फुलरिंग टूल। फुलरिंग टूल भी क्या है, एक तरीके का कॉकिंग टूल के समान ही है, लेकिन इसके काफी एडवांटेज है फुलरिंग टूल। फुलरिंग टूल का जो एज होगा वो सीट के थिकनेस के बराबर का ही होगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं जो फुलरिंग टूल लगाया गया है सीट के थिकनेस के बराबर ही लगाया गया है, उसकी जो एज की चौड़ाई है। जबकि कॉकिंग टूल में जो टूल के एज की चौड़ाई है वो सीट से कोई मेल नहीं खाती है। वो फुलरिंग टूल ज्यादातर लीक प्रूफ ज्वाइंट, जहां पर रिसाव रोधी ज्वाइंट बनाने होते हैं, रिसाव रोधी ज्वाइंट बनाने के लिए हमें फुलरिंग टूल की आवश्यकता होती है। फुलरिंग टूल एक तरीके से कह सकते हैं कॉकिंग टूल का एक मॉडिफिकेशन टूल है। तो जहां पर ऐसे कार्यखंड होते हैं या ऐसे सामान बनाने होते हैं जहां पर क्या करना होता है कि लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाना होता है, तो लीक प्रूफ ज्वाइंट के लिए रिवेटिंग करने के बाद जब हम प्लेट के जो चद्दर जोड़े हैं उनके बीच किसी प्रकार का कोई गैप ना रहे, लीक प्रूफ ज्वाइंट बने, उसके लिए फिर यहाँ पर फुलरिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हैंड रिवेटर। हैंड रिवेटर एक प्रकार का टूल है जिसकी सहायता से हम सॉफ्ट मटेरियल के यानी कि नॉन फेरस धातुओं के जो रिवेट बनते हैं उनको रिवेटिंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हैंड रिवेटर में एक मैकेनिज्म होती है लीवर मैकेनिज्म, लीवर के द्वारा इसमें प्रेस किया जाता है। जो ये हैंड रिवेटर है, हैंड रिवेटर में इसमें जो धातु की सीटें होती हैं, धातु की सीटों को इस जबड़े के, ये जो जबड़े हैं इसके, इनके जबड़े के बीच दबाया जाता है। दबाने के बाद लीवर को प्रेस किया जाता है, प्रेस करने के बाद यहाँ पर रिवेट को जो धातु के होल होते हैं होल पर दबाया जाता है। इस लीवर, ये हैंड के द्वारा दबाने पर आप क्या करते हैं, आसानी से हेड बन जाता है। तो हार्ड मटेरियल के जो रिवेट है उनके लिए हैंड रिवेटर का प्रयोग नहीं करना, लेकिन जो सॉफ्ट मटेरियल के, खास करके नॉन फेरस जैसे एल्यूमिनियम और कॉपर, इस प्रकार के अगर रिवेट हैं तो हैंड रिवेटर का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ रिवेट। रिवेट के कहाँ कहाँ प्रयोग हैं, कौन कौन से ऐसे सामान है जिनसे कि रिवेट बनाए जा सकते हैं। तो रिवेट का तो वाइड एप्लीकेशन है, बहुत जगह रिवेट का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो डिफेंस के सेक्टर में हो, रक्षा के उपकरण बनाने में हो, एरोस्पेस इंडस्ट्री में हो, हवाई जहाज बनाने में हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, जितने भी मोटर कार ट्रक जितनी भी गाड़ियां हैं उनको बनाने में हो, या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए हो, संरचनात्मक कार्य हो उनके लिए, तो रिवेट का प्रयोग लगभग हर जगह किया जाता है। तो डिपेंड करता है कि ज्वाइंट किस प्रकार का है, उसी प्रकार से रिवेट का ज्वाइंट भी सिलेक्ट किया जाता है। तो अब यहाँ पर रिवेट का प्रयोग जहाजों, भवनों, पुलों, टैंक तथा बॉयलर बनाने में, जहाज बनाने में भी किया जाता है। भवनों में जैसे कि खिड़की दरवाजे की जब हम लाइनिंग करते हैं वहां पर दरवाजे के जो कब्जे लगाए जाते हैं वहां पर रिवेट का प्रयोग किया जाता है। पुल बनाने के लिए बहुत ज्यादा रिवेटिंग का प्रयोग किया जाता है। जितने भी लोहे के पुल पहले के बने हुए हैं और आज भी जो पुल बन रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा रिवेट का ही प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो पुल होता है पुल में रिवर्सेबल और फ्लक्चुएटिंग लोडिंग लगती है और वाइब्रेशन यानी कि झटके लगते हैं, कंपन होते हैं। तो एक रिवेट ही एक ऐसा ज्वाइंट है जो इस प्रकार के लोडों को आसानी से क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। टैंक बनाने में यानी कि जो स्टोरेज टैंक होते हैं, जैसे कि तेल है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पानी को भरकर एक जगह से दूसरी ले जाना, उनके जो ज्वाइंट बनता है उनको भी रिवेटिंग के द्वारा आसानी से बनाया जा सकता है। बॉयलर बनाने में, बॉयलर भी एक प्रकार का क्या होता है, टैंक ही होता है जिसमें से कि क्या भरा जाता है, पानी भर करके उसको गर्म किया जाता है, स्टीम भाप पैदा की जाती है आग लगा करके। तो वहां भी एक क्या है, रिसाव रोधी या लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने की आवश्यकता होती है।
तो ये स्पेशली डिजाइन रिवेट होते हैं जिनको बॉयलर रिवेट भी कहा जाता है, बॉयलर बनाने के लिए प्रयोग में आते हैं। हवाई जहाज उद्योग में, रक्षा उपकरणों में, वाहन उद्योग में। उसके बाद ऐसे ढांचे जहां पर रिवेट जोड़ की सामर्थ्य सबसे अधिक होती है, वहां पर भी रिवेट जोड़ का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पहला है ब्रिज का। इसमें क्या है कि ब्रिज बनाया गया है रिवेट जोड़ की सहायता से, इसमें बहुत सारी रिवेट लगी हुई है और इसमें जो रिवेट है ज्यादातर गोलाकार हेड रिवेट प्रयोग की गई है क्योंकि उसकी ज्वाइंट स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो ब्रिज बनाने में जीन्स की पैंट देख रहे हैं, जीन्स की पैंट में जो ये आपको दिख रहे हैं व्हाइट व्हाइट, ये भी क्या है, ये रिवेट लगे हुए हैं। और ये एक कंटेनर है जिसमें कई सारी सीटों को लगा करके एक लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाया गया है। इसमें भी ये जो लगी हुई है लाइन से, ये भी रिवेट ही है। उसके बाद ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर यानी कि जैसे कि टावर है, टावर में मोबाइल टावर, टीवी टावर या कह सकते हैं कि जो बिजली के बड़े बड़े 33,000 वोल्ट वाले जो टावर होते हैं, खंभे होते हैं, वो भी रिवेट से जुड़ जाते हैं। देख रहे हैं आप आराम से, इसमें ये रिवेट का प्रयोग किया गया है। ये डोर के कब्जे, हिंज बनाने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। ये बस का एग्जाम्पल है जिसमें बसेस की जो सीट मेटल का जितना भी कार्य होता है रिवेटिंग के द्वारा, क्योंकि सीट मेटल कार में वेल्डिंग संभव नहीं है। वेल्डिंग का 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। उस 4000 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आप वेल्डिंग करेंगे तो क्या होती है, सीट गल जाती है, इसीलिए उसमें रिवेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ये देख रहे हैं आप, ये हॉलो रिवेट है। हॉलो रिवेट वहां पर प्रयोग किया जाता है जैसे कि जूते के जो लेस वाले जूते होते हैं, फीते वाले जूते होते हैं, फीते को बांधने के लिए वहां पर, क्योंकि अगर जूते में डायरेक्ट फीता डालेंगे तो वो छिन सकता है। तो जहां पर लेदर है या वैक्सीन का वर्क होता है या हार्ड प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, वहां पर हॉलो रिवेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि फाइल कवर के लिए, फाइल कवर में भी हॉलो रिवेट का प्रयोग किया जाता है बांधने के लिए। उसके बाद कुछ और भी रिवेट हैं, जैसे कि बाइफरकेटेड रिवेट। बाइफरकेटेड रिवेट एक ऐसा रिवेट होता है जो कि ऊपर हेड होता है, नीचे से दो पार्ट में, दो भागों में बटा होता है। ऐसे रिवेट को बाइफरकेटेड रिवेट कहता है। जैसे कि लेदर के सामान बनाने में, या कह सकते हैं कि आप जैसे बैग है, सूटकेस है, उस तरीके से जो उनका ज्वाइंट बनाने होते हैं, उसमें हैंड बैग में जैसे कि हैंडल लगाना होता है, तो वो भी क्या है, बाइफरकेटेड रिवेट से ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है रिवेट के लाभ एवं हानियां। रिवेट से क्या क्या लाभ हैं और रिवेट से क्या क्या हानियां हो सकती हैं। तो रिवेट के लाभ बहुत हैं इसमें, जैसे कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट लोडिंग के लिए और कंपनियों के विरुद्ध जो इसकी सामर्थ्य होती है सबसे ज्यादा होती है। इम्पैक्ट लोडिंग वो लोडिंग होती है जो अचानक से कोई लोड लग जाए। ग्रेजुअल लोडिंग धीरे धीरे लगती है, तो क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चर उसको सहन करने के लिए अपनी जो स्थिति है वो स्थिति को क्या कर लेता है कि एडजस्ट कर लेता है, सामंजस्य स्थापित कर लेता है। लेकिन जब कोई लोड अचानक से लगता है तो कोई भी, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे फिर कोई किसी प्रकार का स्ट्रक्चर हो या कोई सामान हो, वो भी उसके लिए तैयार नहीं रहता है। तो इस प्रकार की अगर लोडिंग लगती है, डायरेक्ट लोडिंग या इम्पैक्ट लोडिंग, तो उसको भी आसानी से रिवेट जोड़ सह सकता है। अगर किसी प्रकार के कंपन उसमें उत्पन्न हो रहे हो तो उन कंपनों को भी आसानी से, कंपन या झटके हैं, आसानी से सहन कर सकता है। यह ऊष्मीय प्रभाव जो इस पर थर्मल इफेक्ट पड़ता है, उसको भी आसानी से क्या कर सकता है, ये सहन कर सकता है। क्योंकि थर्मल इफेक्ट अगर पड़ेगा तो बाकी जो ज्वाइंट होते हैं वो क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कमजोर हो सकती है। लेकिन रिवेट ज्वाइंट पर थर्मल इफेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रिवेट जोड़ पतली से पतली चद्दरों को आसानी से जोड़ सकता है, जो कि दूसरे ज्वाइंट में संभव नहीं होता है। अगर आप सोल्डरिंग करते हैं, तापमान बढ़ जाएगा तो सोल्डरिंग खराब हो जाएगी, ज्वाइंट खुल जाएगा। इसलिए रिवेट से अगर जोड़ देंगे पतली चद्दरों को तो वो आसानी से ज्वाइंट बना रहेगा। हानियां हानियां में ये है कि रिवेट की कीमत दूसरे ज्वाइंट के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होती है। और जो रिवेटिंग करने के बाद जो ओवरऑल पदार्थ का भार होता है, यानी कि जो धातुओं जिन प्लेटों को जोड़ेंगे, रिवेटिंग कर देंगे, उसके बाद जो उनका भार होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है, 3 से 4.5% तक बढ़ जाता है। 3.5 से 4.5% तक बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ जाता है 3.5 से 4% तक, क्योंकि जो रिवेट का भार होता है वो भी भार उसमें जुड़ जाता है। इसकी वजह से उनका भार थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो जब भी हम इस तरीके की कोई कैलकुलेशन करते हैं या रिवेट के द्वारा अगर जोड़ना हो, तो पहले से जो धातु के कारखंड होते हैं उतना भार उसका कम कर लिया जाता है। उसके बाद इसकी स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ जाती है अगर रिवेटिंग करते हैं। क्यों स्ट्रेस कंसंट्रेशन होती क्या है? स्ट्रेस कंसंट्रेशन एक क्या है कि ऐसा फैक्टर है, जैसे कि हम धातु के चद्दर होते हैं उसमें होल करते हैं, तो होल करते हैं तो सारी की सारी जो स्ट्रेस होती है, यानी कि प्रतिबल होती है, एक ही पॉइंट पर आके कंसंट्रेट हो जाती है, जिससे कि उस पॉइंट से उस धातु के फेल होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो क्योंकि कई सारे होल बनाने होते हैं रिवेटिंग करने के लिए, तो सारी स्ट्रेस कंसंट्रेशन उन होल के ऊपर क्या होती है, कंसंट्रेट हो जाती है, जिससे फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके अवॉइड करने के लिए रिवेटिंग के कई सारे डिजाइन होते हैं, तरीके होते हैं, जिनसे क्या करते हैं, आसानी से इस स्ट्रेस कंसंट्रेशन को भी कम किया जा सकता है। इसके बाद इसमें जो आज हमने पढ़ा रिवेट की परिभाषा, रिवेट क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि रिवेट क्या होता है। रिवेट एक जो है बेलनाकार छड़ का एक छोटा सा पीस होता है। उस पीस में रिवेट के 3 भाग होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है, दूसरे को
जो बीच वाला पार्ट होता है उसको बॉडी कहा जाता है। रिविट के उद्देश्य मैंने बताया आपको कि रिविटिंग का एक ही उद्देश्य है कि धातु की प्लेटों को जोड़ना और जोड़ने के बाद एक स्थायी और सामर्थ्यवान जोड़ बनाना। रिविटिंग करने के लिए कई सारे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। अब उन सब पदार्थों में ज्यादातर जो पदार्थ होते हैं वो नर्म मटेरियल होते हैं, यानी कि सॉफ्ट पदार्थ प्रयोग में ला जाते हैं, चाहे वो लो कार्बन स्टील हो या फिर नॉन फेरस एलॉय हो। लो कार्बन स्टील में जैसे कि डेड माइल्ड स्टील और माइल्ड स्टील यानी कि मृदु इस्पात, और नॉन फेरस में कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, इस प्रकार के जो धातुएं होती हैं वो रिविटिंग करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं या रिविट बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। रिविट के प्रकार बताया मैंने आपको। रिविट के कई प्रकार हैं। रिविट को स्ट्रक्चर के आधार पर ढांचागत रिविट, बॉयलर रिविट और छोटे आकार के रिविट होते हैं। फिर उसके बाद हेड के आधार पर, उनके सीट्स के आधार पर रिविट के प्रकार बताए। स्नैप हेड रिविट, पैन हेड रिविट, फ्लैट हेड रिविट, काउंटर संक हेड रिविट, और इसमें आपको गोलाकार हेड रिविट, कई प्रकार के हेड रिविट बताए। स्नैप हेड रिविट और पैन हेड रिविट का ज्यादातर प्रयोग होता है, लेकिन जो रिविट इस प्रकार के स्नैप हेड और पैन हेड रिविट जहां पर प्रयोग में नहीं ला जाती वहां पर फिर फ्लैट हेड रिविट का प्रयोग किया जाता है। रिविटिंग के तरीके बताए मैंने आपको। उसमें रिविटिंग में क्या किया जाता है, सबसे पहले धातु के कारखानों पर होल किया जाता है, होल करने पर रिविट डालकर उसमें हैमरिंग कर दी जाती है, रिविट बन जाता है। रिविटिंग करने के लिए ठंडी अवस्था या गर्म अवस्था में रिविटिंग करते हैं। हाथ के द्वारा या मशीन के द्वारा रिविटिंग की जाती है। रिविटिंग के लिए मैंने औजार बता दिए। रिविटिंग के कई औजार हैं। रिविटिंग के कई औजारों में जैसे कि ड्रिफ्ट, डॉली, रिविट सेट, कॉकिंग टूल, फुल रिंग टूल, इस प्रकार के जो टूल हैं वो रिविटिंग करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। रिविटिंग के प्रकार कौन कितने प्रकार से रिविटिंग की जाती है और रिविटिंग के लाभ एवं हानियां। रिविटिंग के लाभ और हानियां बता दिया कि रिविटिंग जहां पर इंपैक्ट लोड और झटकों को आसानी से सहन कर सकता है वहां पर रिविट प्रयोग किया जाता है। रिविटिंग थर्मल इफेक्ट को कम करता है, ठीक है। रिविटिंग के हानियों में इसका भार 3.5 से 4% तक बढ़ जाता है और इसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ये जो मटेरियल है ये फिटर थ्योरी बलबीर सिंह से लिया गया है। इसमें से चाहे तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं mheeducation.co.in से, या ऑनलाइन कोर्सेस आप चाहे nptel.ac.in से भी देख सकते हैं, या फिर मिमी लर्निंग online.in से भी इस मटेरियल को आप देख सकते हैं। तो आज मैंने रिविट्स एवं इसके प्रकार पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।